जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द महामना इंस्टीट्यूट। आप सभी का महामना इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम जुड़े हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने के लिए, जो कि चैप्टर आपका 14 है, जिसमें हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम में हम सबसे पहले जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, वो किस तरीके से पूरे होल इन्वायरमेंट में या हमारे पूरे बायोस्फीयर में किस तरीके से पूरा अपना कंट्रीब्यूशन या इंट्रैक्शन किस तरीके से देखने को मिलता है। किसका इंट्रैक्शन? ऑर्गेनिज्म का। जो यहाँ पे एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स जो भी इन्वॉल्व हैं, उन सभी का इंट्रैक्शन आपके इकोसिस्टम में किस तरीके से रहेगा, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इकोसिस्टम का जो टर्म दिया गया है वो एक्चुअली किसने दिया है? वो दिया है टेंसले ने। टेंसले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोसिस्टम का टर्म दिया। उन्होंने इस पर कई सारे स्टडीज़ भी की हैं, कई सारे थ्योरीज को भी दिया है। तो उन्होंने इस नेम को, जो नेम इकोसिस्टम है, उसको भी दिया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या है? इंट्रैक्शन है। किसका इंट्रैक्शन है? दो चीज़ों का इंट्रैक्शन, एक एबायोटिक और दूसरा क्या है आपका? बायोटिक इंट्रैक्शन। ठीक है, तो जब बात करते हैं एबायोटिक या फिर आपके बायोटिक फैक्टर की, तो एबायोटिक में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। आपके जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो आपके एबायोटिक में आते हैं। जैसे कि आपके हो गए सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारे आपके एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। और जब बात होती है आपकी बायोटिक फैक्टर्स, तो उसमें कई सारे आपके ऑर्गेनिक मैटर्स आते हैं, कई सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, और ये सारे आपके किस में आते हैं? बायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो जब इन दोनों का क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि आपके सिस्टम में किस चीज़ का इंट्रैक्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या प्रॉफिट्स है, क्या लॉस है, ये सारी चीज़ें हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। वैसे तो इकोसिस्टम की बात की जाए तो ये दो तरीके का इकोसिस्टम होता है। पहला होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आपका मैन मेड इकोसिस्टम। अब देखिए नेचुरल और मैन मेड का क्या सीन है। नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि आपका वो इकोसिस्टम जो कि नेचुरली ही आपका फॉर्म हुआ है पूरे इन्वायरमेंट में। ठीक है, और मैन मेड इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के हेल्प से कई सारी क्रिएशन की जाती हैं। जैसे कि आपका जूलॉजिकल पार्क वगैरह हो गया, बोटेनिकल गार्डन वगैरह हो गया, ठीक है, हर्बेरियम लैब्स वगैरह हो गया। तो ये सारे क्या हैं? जैसे कि एक और भी एग्जांपल है एग्रीकल्चरिंग वगैरह करना, तो ये सब आपके क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम्स में आते हैं। तो जब बात होती है किसकी? आपके नेचुरल इकोसिस्टम की, तो 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें नेचुरल इकोसिस्टम में हमेशा याद रखने चाहिए हमें। तो पहला पॉइंट है कि सेल्फ सस्टेनेबल है, यानी कि यहाँ पे जो भी सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है वो कैसी है? वो सेल्फ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फूड वेव्स जो सिस्टम होता है या इंट्रैक्शन जो होता है फूड वेव में ऑर्गेनिज्म को लेके, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो नेचुरल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। अभी हम आगे फूड वेव के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? इंक्रीज करता है डाइवर्सिटी की। देखिए अब आपको पता है कि जब भी चीज़ें इंट्रैक्ट करेंगी तो इंट्रैक्शन से बहुत सारे रिजल्टेंट देखने को मिलेंगे। तो इकोसिस्टम में नेचुरली अगर बात की जाए तो जो डाइवर्सिटी होती है पूरे इकोसिस्टम की, वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और आपके कोरल रीफ, ये सभी कैसे आपके पार्ट्स हैं? ये आपके नेचुरल इकोसिस्टम्स में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम का, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, फिर देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल यानी कि यहाँ पे पूरा लैंड की बात हो रही कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी इकोसिस्टम है वो आपकी लैंड पे देखने को मिलेंगी। जैसे कि एग्जांपल में आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, तो ये सभी आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्विच करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो जब बात होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे सीधे सीधे एक्वेटिक से आप समझ रहे हैं कि हम वाटर की चीज़ों को इंट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि वाटर के लेवल पे जो भी इकोसिस्टम्स चलते हैं या फिर वाटर के लेवल पे जो भी हमें ट्रॉफिक लेवल्स वगैरह देखने को मिलते हैं या फिर जो भी सारे इंट्रैक्शन वाटर के लेवल पे हमें देखने को मिलती है, उसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम का नाम देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका कोरल रीफ हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, तो ये सभी आपके एक्वेटिक में आ जाते हैं। ठीक है,
अब देखिए दूसरा क्या है आपका मैन मेड, जो कि ऑलरेडी हमने बताया। तो मैन मेड क्या होता है, ये पहली बात तो सस्टेनेबल सेल्फ सस्टेनेबल होता ही नहीं है, और इनमें अगर हम डेंसिटी के इंक्रीजमेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल भी डेंसिटी इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपके मैन मेड इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो ये बात रही इकोसिस्टम के बारे में कि कितने क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके की वो टाइप्स होते हैं। अब आगे हम इसी टाइप्स को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि हमें पढ़ना है क्या, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में, तो हमें पता है कि ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो दो कंपोनेंट कौन से हैं, पहला है आपका एबायोटिक, दूसरा है आपका बायोटिक। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम इंटरैक्ट दो ही चीज़ों से करता है, तो वो एक्चुअली वो दो चीज़ें क्या है, वो आपके कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है इंटरैक्शन ऑफ इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो जब हम एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, तो एबायोटिक कंपोनेंट में दो फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, और दूसरा फैक्टर है आपका इडेफ्रिक फैक्टर। ठीक है, देखिए जब बात होती है क्लाइमेटिक फैक्टर की, तो यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड जो फैक्टर्स आपके देखने को मिलते हैं वो हमारे किसमें आते हैं, क्लाइमेट फैक्टर्स। ठीक है, यानी क्लाइमेट से जो रिलेट करें, जैसे कि आपका एग्जांपल में हो गया रेन हो गया, ठीक है, जो कि क्लाइमेट कंडीशंस है, आपके लाइट हो गए, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। ठीक है, और जब बात करते हैं एडोफिक फैक्टर की, एडोफिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि इंट्रैक्शन ऑफ सॉइल हो गया, आपका पीएच हो गया, मिनरल हो गया, टोपोग्राफी हो गई। तो ये आपके दो मेजर एबायोटिक कंपोनेंट है, जिसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है आपके बायोटिक फैक्टर को में किस तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे उस चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्विच करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और साथ ही साथ आपके ऑर्गेनिक मैटर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक, इसमें आपको 3 पार्ट्स में बायोटिक कंपोनेंट भी डिवाइड किया गया है। पहला आपका प्रोड्यूसर, दूसरा आपका कंज्यूमर, तीसरा आपका डीकंपोजर्स। और ये तीनों ही बायोटिक कंपोनेंट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एबायोटिक के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है थे आपके, कौन कौन से, क्लाइमेटिक फैक्टर और एडोफिक फैक्टर। ठीक है, उसी तरीके से बायोटिक फैक्टर में ये तीन आपके जो फैक्टर्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं। आपका प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और डीकंपोजर्स हो गया। क्योंकि बाकी जो भी इंटरेक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे, चाहे वो फूड वेब हो, चाहे वो फूड चेन हो, चाहे वो आपका पिरामिड्स के बारे में हो, ठीक है, या ट्रॉफिक लेवल के बारे में हो, ठीक है, बॉटम अप और टॉप लेवल के बारे में हो, ये किसी भी ह्यूमन रेगुलेशन के बारे में हो, तो सब यहीं से आपकी चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो पहले आइए हम बेस पे स्विच करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के बारे में। जब बात होती है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर का मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, वो क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, यानी कि अपनी चीजें खुद से करे। ठीक है, कोई भी वर्क हो वो खुद से करे, तो वो आपका ऑटोट्रॉफिक होता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि आपके प्रोड्यूसर में ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि अपना फूड या अपनी लिविंग लाइफ किस तरीके से प्रोसीड करती है, वो खुद से ही उस पे वर्क करते हैं। ठीक है, और उसमें आपका नेचर का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो आपके ऑटोट्रॉफ्स में एग्जांपल में जैसे प्लांट हो गए, ट्री हो गए, ग्रासेस हो गए, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से कंज्यूमर पे हम आते हैं। ठीक है, कि कंज्यूमर में क्या क्या चीजें होती है, तो कंज्यूमर को हम वैसे हेटेरोट्रॉफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि कंज्यूमर को हम हेटेरोट्रॉफ भी कह सकते हैं। ठीक, समझ गए। तो जब बात होती है कंज्यूमर की, तो उसमें भी 3 से 4 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। आपका प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा है टर्सरी कंज्यूमर, चौथा है क्वाaternary कंज्यूमर। ठीक है, देखिए जब बात होती है प्राइमरी कंज्यूमर की, तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि ट्रॉफिक लेवल का
पे डिपेंड होता है। फिर सो ऑन, इसी तरीके से चीजें चलती रहती है, टर्सरी वाला सेकेंडरी पे, क्वार्टरी वाला टर्सरी पे। तो एक्चुअली ये जो आप कंज्यूमर के बारे में देख रहे हैं, इसको और डिटेल में और अच्छे में हम किस में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे आगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में, ठीक है। तब वहां पे इस चीजों को आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये ट्रॉफिक लेवल जो है किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट है आपका डीकंपोजर। डीकंपोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके क्या करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, अर्थवॉर्म हो गया। तो डीकंपोजर्स में कई सारे आपके डेट्रोवायरस भी आते हैं, ठीक है। तो डेट्रोवायरस जो होते हैं वो आपके जैसे कि अर्थवॉर्म, ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। जो डेड डिकेइंग मैटर से उसको ब्रेक डाउन करने का काम बैक्टीरिया वगैरह करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके डीकंपोजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे स्विच करेंगे। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स के बारे में और भी डिटेल्स में विद द हेल्प ऑफ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। जैसा कि हम अब आगे पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में। तो 4 फंक्शंस इकोसिस्टम में आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिनको हम जानेंगे और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसे 4 फंक्शंस क्या हैं, और इस चारों फंक्शन को हम ब्रॉड लेवल पे एक बाई हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है। तो पहला जो है वो आपका क्या है, प्रोडक्टिविटी। पहला फंक्शन है प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी क्या बताती है, ये बताती है कि न्यू बायोमास जनरेशन, यानी कि जो आने वाला जनरेशन है उसमें क्या प्रोडक्टिविटी आपकी बनी है, यानी कि क्या बायोमास आपका ऐड हुआ है न्यू जनरेशन में, जो जनरेशन आपकी आने वाली है, ठीक है। और ये जनरेशन टू जनरेशन प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट दोनों भी चीजें देखने को मिलती हैं, ओके। दूसरा है आपका डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में यहाँ पे देखने को मिलता है कि ब्रेक डाउन ऑफ बायोमास, यानी कि क्या जो बायोमास है उनमें कितना ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, ये आपका डिकम्पोजिशन में देखने को मिलता है। और डिकम्पोजिशन में अभी मैंने बताया आपको कि कौन वर्क करते हैं, डेट्रोवायरस वगैरह वर्क करते हैं और डिकम्पोजर्स आपके वर्क करते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। तीसरा है आपका एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी सोर्स जो है वो किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही है, या फिर ये कह लीजिए एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। और साथ ही साथ ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इसको हम 10% लॉ के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं। और 10% लॉ जो दिया गया है ये आपके लिंडबर्ग नामक साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है, जो जिन्होंने 10% लॉ एनर्जी दी है। और उसमें ये बताया गया है कि एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो किस पे ट्रांसफ़र होती है, 10% लॉ पे बेस्ड होके ही ट्रांसफ़र होती है। इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। चौथा है आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। यहाँ पे कई सारे न्यूट्रिएंट साइकिल देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, आपका सल्फर साइकिल हो गया, ठीक है, अमोनिया साइकिल हो गया। ये सारे साइकिल आपको न्यूट्रिएंट साइकिल में कवर आउट करने होते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा मेन है कि आज हम मेन क्या हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो जैसे प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमने बताया कि रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास, यानी कि जो जनरेशन है उसका क्या रेट है, उसके बायोमास का क्या रेट है, ये हम प्रोडक्टिविटी में पढ़ते हैं। दूसरी चीज पढ़ते हैं कि कितना मोस्ट प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, जिसमें क्या आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वांटरनरी कंज्यूमर्स ये सारी चीजें चली आती हैं। और लीस्ट प्रोडक्टिविटी का इकोसिस्टम में, यानी कि जो डेजर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सीज है, एक्वाटिक कंडीशंस के हैं, तो ये आपके लिस्ट प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स में आ जाते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी जो हमारा क्या है प्राइमरी कंज्यूमर एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसको हम किस तरीके से मेजर आउट करते हैं या हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में पढ़ेंगे। हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में
आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बताता है, ये बताता है रेट ऑफ बायोमास को। ठीक है, यानी कि पूरे बायोमास में क्या रेट है। ठीक है, और इनको मेजर कैसे किया जाता है, इनको ड्राई वेट पे मेजर किया जाता है। जो बायोमास होता है एक्चुअली हम इसको मेजर ड्राई वेट के कंडीशन पे करते हैं, जहाँ पे जो यूनिट होती है वो यूज की जाती है ग्राम मीटर स्क्वायर पर एरिया। ठीक है, इस यूनिट के हेल्प से हम मेजर आउट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, जहाँ पे हम दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। क्या, पहला तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम जीपीपी का नाम देते हैं। ठीक है, और इसको टोटल बायोमास ऑफ जनरेशन बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि ये टोटल बायोमास ऑफ रेट है या रेट ऑफ बायोमास है। ठीक है, यानी कि जो भी एनर्जी कंज्यूम की गई है वो आपकी किस में पढ़ने को मिलती है, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूम होती है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम एनपीपी का नाम देते हैं। ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जीपीपी से यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रिस्पायरेटरी लॉस को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है। सपोज करिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसका ड्राई वेट अगर हम देखें तो उसका है 170 बिलियन टन्स का कुछ ड्राई वेट है, कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जहाँ पे ये क्या हुआ आपका, ये एनपीपी है, यानी कि ये ड्राई वेट निकाला गया है आपका। ठीक है, जहाँ पे रिस्पायरेटरी रेट को क्या किया गया है, माइनस करके आपका एनपीपी निकाला गया है। ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर हम इसको कितना आपका जीपीपी है, तो ये हम देखिए 150 बिलियन टन्स आपका हो गया। ठीक है, जो कि आपके टेरेस्ट्रियल में आता है। इक्वेटिक की बात करेंगे तो 55 बिलियन टन्स में आता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज करिए कि जो आपका 10 ग्राम स्क्वायर पर एरिया के हिसाब से जो ड्राई वेट मिल रहा है वो हमें 10 के क्वांटिटी में मिल रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, यानी कि जीपीपी है। अब उसमें से अगर हम 2 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज करिए 10 है। ठीक है, अब 10 ग्राम स्क्वायर पर एरिया के हिसाब से है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये क्या है आपका, ये जीपीपी दिया गया है। ठीक है, अब इस जीपी में से हमें क्या माइनस करना है रिस्पायरेटरी लॉस को माइनस करना है। ठीक है, जब रिस्पायरेटरी लॉस को माइनस करते हैं तो समझिए आपका रिस्पायरेटरी लॉस क्या है, 2 है। ठीक है, तो जब 10 - 2 हम करते हैं तो हमें एक्चुअल में जो टोटल कह सकते हैं एक तरीके से जो मिलता है अमाउंट, वो हमारा क्या मिलता है, एनपीपी मिलता है। और एनपीपी क्या होता है, 8 ग्राम स्क्वायर पर एरिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया कि नेट प्राइमरी रिप्रोडक्टिविटी हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, हमें जीपीपी पता होगा तभी हम एनपीपी को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एनपीपी को फाइंड आउट करने के लिए जीपीपी पता होना चाहिए और साथ ही साथ रिस्पायरेटरी लॉस भी पता होना चाहिए, तब हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एनपीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात रही हमारे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। आगे हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। तो दूसरा जो हम बात करने वाले हैं, वो जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी डिकम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन क्या है आपका, तो डिकम्पोजिशन आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं। उसमें कई सारे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस प्रोसेस को कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो ये जो प्रोसेस चलती है एक्चुअली 2 तरीके से चलती है। पहला तो फ्रेगमेंटेशन में आपके डेट्रोवायरस वगैरह आते हैं। ठीक है, जिसे हम डेट्रोवायरस भी कहते हैं। उसमें जैसे कि टर्माइट्स हो गए, अर्थवर्म हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके लीच वगैरह हो गई, ये सब आपके फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कराते हैं और इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, ये एक्चुअली डेड डिकेइंग मैटर्स पे ही ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जो दूसरा है वो है आपका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में 3 तरीके की चीजें चलती है। पहला जो है वो है आपका ह्यूमिनिफिकेशन, दूसरा जो है वो है आपका मिनरलाइजेशन, तीसरा क्या है आपका लीचिंग। ठीक है, ये 3 प्रोसेस आपके किस में चलते हैं, कैटाबॉलिज्म में चलते हैं और ये तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कैटाबॉलिज्म के लिए। देखिए, पहला जो है वो है आपका ह्यूमिनिफिकेशन। ह्यूमिनिफिकेशन यानी कि ह्यूमस का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाए या फिर कि कैसा ह्यूमस का फॉर्मेशन हुआ है।
तो वो आपके एमॉर्फस में देखने को मिल सकता है। अगर एमॉर्फस कंडीशन हो या फिर कोलाइडल कंडीशन हो तो वहाँ भी ह्यूमिडिफिकेशन देखने को मिलेगा। या फिर रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स में कितनी रेजिस्टिसिटी पावर है वो भी आपकी ह्यूमिडिफिकेशन में ही देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में यानी कि कितनी फर्टिलिटी बढ़ रही है या फिर मिनरल्स में कितनी कह सकते हैं रेजिस्टेंसिटी आ रही है। जैसे कि एग्जांपल में आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपके मिनरलाइजेशन प्रोसेस में आते हैं। तीसरा है आपका लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि न्यूट्रिएंट जो एक्चुअली ये पूरे न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन के हेल्प से, तो यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है न्यूट्रिशन का वो हम किस में देखते हैं, वो हम लीचिंग में देखते हैं। जैसे कि आपको पता है एरिएशन हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, मॉइस्चर हो गया, नॉट मॉइस्चराइजर सॉरी, तो मॉइस्चर है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका बताता है कि कितना लॉस हो रहा है आपके न्यूट्रिएंट में। सपोज करिए जैसे कि एग्जांपल हम एरिएशन का लेते हैं। अगर एरिएशन प्रोसेस हो रहा है तो ये एरिएशन में क्या होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट का लेवल कम हो रहा है ना, लॉस हो रही है ना फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स के, तो वो आपके किस में आते हैं, वो लीचिंग प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे क्विट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम जब आने वाले जो सेशंस हैं उसमें हम एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। और एनर्जी फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पूरे होल इकोसिस्टम को काफ़ी अच्छे से वो रिलेट करता है, या ये कह लीजिए कि एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है एनर्जी फ्लो और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए महामना इंस्टीट्यूट से अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।